हेलो बच्चों। हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सिक्स्थ का। ये चौथा पार्ट होगा। धीरे धीरे हम चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां भी कोई डाउट होगा वो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। पिछली बार पिछली क्लास में मैंने बताया था कि तकनीकी के तीव्र विकास से किस तरह भारत को एवं संपूर्ण विश्व को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक उसी तरह आगे इसमें बताया गया है कि माध्यमिक स्तर हो या मध्य स्तर हो, कुछ उप विषयों का अध्ययन हमें करना होता है। इसी क्रम में हम देखेंगे भारत एवं विश्व में मुख्य तौर पर हमें किन चीजों को पढ़ना है। यहाँ से हमको ये समझने को मिलेगा कि आगे अपने चैप्टर्स को पढ़ते हुए हम किस तरह से प्रोसीड करेंगे। मुख्य तौर पर हमें भौगोलिक आधार पर ये बात समझनी होगी कि हमारा ग्रह क्या है, हमारा ग्रह कैसे है, वैश्विक स्तर पर किस तरह से हमारी उपस्थिति है, या ब्रह्मांड में पृथ्वी की उपस्थिति को किस तरह से देखा जाता है। पृथ्वी के साथ साथ जो अन्य ग्रह हैं उनकी उपस्थिति ब्रह्मांड में किस तरह से है और उनमें होने वाले परिवर्तनों का क्या प्रभाव हमारे ग्रह पर पड़ता है। जैसे अगर उल्का पिंड, आपने अक्सर पेपरों में पढ़ा होगा कि उल्का पिंड हमारी पृथ्वी से टकराने वाला है, या फला डेट को दुनिया खत्म होने वाली है। क्या आज तक ऐसा हुआ? क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है? क्या हमारे ग्रह पर एलियन आ सकते हैं? आपने अक्सर ऐसी खबरें पढ़ी होंगी। हमेशा से ये सवाल रहा है कि क्या हमारे ग्रह में मौजूद प्राणियों, पशु पक्षियों, पेड़ों के अलावा क्या किसी अन्य जीव की या प्रजाति की उपस्थिति संभव है। इन सारी चीजों को हम भूगोल में पढ़ेंगे, और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उससे संबंधित चीजों को आप रिलेट कर पाएंगे। आप अक्सर देखते होंगे या आपकी मम्मी या आपके पापा बताते होंगे घर में कि फला तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, फला तारीख को चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, या इस दिन अमावस्या है, या इस दिन पूर्णिमा है, या फिर आपकी माता जी एकादशी का व्रत रखती हूँ। इन सारी चीजों का आपसी जुड़ाव क्या है, लिंक क्या है, इन सारी चीजों को हम भूगोल में पढ़ेंगे और धीरे धीरे आगे समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही भूगोल का सबसे बड़ा हिस्सा होता है मानचित्र। आप कहीं भी जाते होंगे, अपने माता पिता के साथ ट्रेवल करते होंगे, तो आप अक्सर देखते होंगे कि आपके पिताजी तुरंत निकालते होंगे मोबाइल, उसमें नेविगेशन सेट करते होंगे। किस जगह से किस जगह को उन्हें जाना है इस बात को तुरंत वो लिखते होंगे, या उस एड्रेस का जो भी एड्रेस है उसको इनपुट मोबाइल में डालने के बाद वो जैसा भी रास्ता दिखाता है मोबाइल, उसका अनुसरण करते होंगे। तो मानचित्र की हमारे जीवन में क्या भूमिका है, मानचित्र कैसे बनाया जाता है, कितने प्रकार के मानचित्र हैं, उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है, उनकी क्या प्रासंगिकता है, उनको हमें कैसे देखना और समझना चाहिए। साथ ही क्या वो हमारे लिए, अगर हम गूगल मैप को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देते हैं, तो क्या वो हमारी निजता के लिए संकट बनेगा। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो हम एक परत दर परत समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही लिखा है कि किसी भी मानव सभ्यता के फलने और फूलने के लिए भौगोलिक संरचनाओं ने मुख्य रूप से भूमिका निभाई है। कहने के लिए जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदी है, इनकी क्या भूमिका है। आपके पास पीने का पानी कहाँ से पहुंच रहा है। आप जहाँ कहीं भी रह रहे हैं, भारत के किसी भी हिस्से में हो, आप उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, छत्तीसगढ़ में हो, झारखंड में हो, राजस्थान में हो, गुजरात में हो, अरुणाचल में हो, असम में हो, कहीं पर भी हो, लेकिन आपके पास पानी कैसे, क्या संभव है आप बिना पानी के जीवित रह पाए? बिल्कुल नहीं। आप एक बार बिना खाने के कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी के आप जीवित नहीं रह सकते। तो कभी आपने सोचा है कि वो पानी आप तक कैसे पहुंच रहा है? वो जो ग्लास में आपके पास पानी है जिसे आप पी रहे हैं, जो वाटर बोतल में आप स्टोर कर रहे हैं, वो आप तक कैसे पहुंच रहा है? या जो भी पानी आपके घर से वेस्ट मटेरियल के तौर पर निकल रहा है, वो पानी कहाँ जा रहा है? उसको हम रिफाइन कैसे कर रहे हैं? क्या जो पानी आ रहा है और जो पानी जा रहा है उनके बीच कोई कोरिलेशन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो गंदा पानी जा रहा है उसी पानी के कुछ तत्व या अंश हम तक वापस आ रहे हैं? क्या आप जो कपड़े धो रहे हैं उसमें जो डिओडोरेंट डाल रहे हैं या जो परफ्यूम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका आपके निजी जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या इन सारी बातों को आपने बैठ के सोचा है?
ये सब कुछ जब हम भूगोल पढ़ेंगे तो उससे संबंधित अपने दैनिक जीवन को समझेंगे, भूगोल को समझेंगे। हमारा काम सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, हम तथ्यों को नहीं रटने वाले, हम एक जीवन के प्रति, अपने विषय के प्रति एक गहरी समझ यहाँ पर विकसित करने का प्रयास करेंगे। ठीक उसी तरह दूसरा भाग दिया है जो कि हमारा इतिहास से संबंधित है, जिसका नाम है अतीत के चित्रपट। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। चित्रपट का मतलब फ्रेम है, और उस फ्रेम के माध्यम से हम अपने अतीत को समझेंगे। साथ ही कहा जाता है कि वर्तमान को समझने की कुंजी हमारा अतीत है। तो ये बात आती है कि कैसे, अगर हम अपनी संस्कृति को समझेंगे तो हमें पता चलेगा हमने किस तरह का कपड़ा पहना है, क्या यही हमारा पहनावा है, क्या मूल रूप से हमारा यही पहनावा था, क्या इस पहनावे से कोई फर्क हम पर पड़ रहा है, क्या ऐसा है कि हम दूसरी तरह के कपड़े भी पहन सकते हैं, क्या हम पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित हो रहे हैं। सभ्यता, संस्कृति, प्रभाव, इन सारी चीजों को हम एक समुचित रूप से मिलाकर के पढ़ेंगे इस विषय में। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी यह सांस्कृतिक विरासत एवं ज्ञान परंपराएं, यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, साथ में इसके मार्गदर्शक सिद्धांत क्या हैं, इनमें किस तरह के परिवर्तन की आवश्यकता है। संस्कृति के बाद हमारा चौथा भाग है शासन और लोकतंत्र। ये मुख्य रूप से समझने के लिए हमें पढ़ना होगा कि हमारे देश की राजनीतिक कार्य प्रणाली कैसी है। ये साथ ही भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसका क्या प्रभाव हम पर पड़ रहा है। क्या वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का मतलब सबसे आगे होना है, या उसकी वजह की, या कुछ ऐसी खामियां हैं जिसकी वजह से हम आज भी पिछड़े रह जा रहे हैं। जिस जगह आप रह रहे हैं, क्या कोई आपकी संपत्ति आपसे छीन सकता है, क्या आपकी संपत्ति का बंटवारा होगा तो कैसे होगा, आपके उत्तराधिकार का नियम क्या होगा। इन सारी चीजों को जो आप ही के जीवन से संबंधित है, वो सारी चीजें आपको पॉलिटी में मिल जाएंगी। साथ ही किस तरह की प्रणाली है, सरकार आपके लिए किस प्रकार की नीतियां बनाती है जिससे कि आप लाभान्वित हों। अगर आप अस्पताल जाते हैं तो वहां पर आपको कैसी सुविधाएं मिलेंगी। उदाहरण के लिए, इससे पहले प्रधानमंत्री जन धन योजना आया था, जिसमें आपका बैंक अकाउंट खुलवाया गया था, जीरो उस पे भी बैलेंस, जीरो बैलेंस पे भी आपका अकाउंट खुलवाया गया था। वो आपका इकोनॉमी का पार्ट हो गया। ठीक उसी तरह अगर आप स्वास्थ्य सेवाओं की बात करेंगे तो आयुष्मान भारत हो गया। तो ये किस लिए लाया गया, भारत के नागरिकों को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल पाए, साथ ही वो अपने जीवन को बेहतर बना पाए। ये सारी चीजें हम पॉलिटी में पढ़ेंगे कि नीतियों का निर्माण कैसे होता है, सरकार का चयन कैसे होता है, इन नीतियों का क्या प्रभाव आम व्यक्ति पर पड़ता है, गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए और अमीरों के लिए किस तरह की नीतियां बनती हैं, क्या भविष्य में इस तरह की नीतियों में किसी तरह की परिवर्तन की आवश्यकता होती है। ये सारी चीजें और इन चीजों को संभालने के लिए जो संरचना है, उन सबको हम पढ़ेंगे पॉलिटी में। उसके बाद है पांचवा हिस्सा है, पांचवा और आखिरी है हमारे आसपास का आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन से मैंने पहले भी कहा था कि आपको कोई भी बड़ी चीज नहीं सोचना है। पहले आपको अपने परिवार के बारे में सोचना है कि कैसे आपका परिवार आपकी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। आपको आटा, दाल, चावल, खाना, पानी कैसे मिल रहा है, इन चीजों को लाने के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार है, आपके पिता आपके लिए कहाँ से और कितनी मेहनत से, किस तरह काम करके, कितनी जिल्लतों के बाद आपके लिए पैसा लेकर के आते हैं, और वो पैसा वो खर्च करते हैं जिससे कि आप एक अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। इन सारी चीजों को आपको समझना होगा। प्राथमिक स्तर पर बात करें तो भोजन, वस्त्र, आश्रय और जल की उपलब्धता जरूरी है। मैंने पहले भी कहा था, एक व्यक्ति के जीवन के लिए रोटी, कपड़ा, मकान सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि व्यक्ति के पास आवास नहीं है तो उसे कहीं भी रहने में असुरक्षा महसूस होगी। यदि आप किराए में रहते हैं तो आपको एक मोटी रकम चुकानी होगी
जिसकी वजह से हो सकता है आपके घर का बजट खराब हो जाए या आपको अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में थोड़ी सी कटौती करनी पड़े। ऐसी स्थिति में आपको आवास की जरूरत होती है। साथ ही अच्छे भोजन और अच्छे साफ स्वच्छ पानी के बिना आपको कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, चाहे वो डायरिया हो, कॉलरा हो या कुछ भी हो। तो इसीलिए आपको जरूरत होती है कि आप एक साफ सुथरी जगह पे रह सकें, जिससे डेंगू जैसी बीमारियां ना हो। आपके पास जल की उपलब्धता स्वच्छ हो। ठीक उसी तरह प्राथमिक स्तर पर जब रोटी कपड़ा मकान आपके पास हो जाता है, आपकी शरीर की मुख्य रूप से जो आवश्यकताएं हैं वो संतुष्ट हो जाती हैं। आपको खाना मिल गया, रहने के लिए घर मिल गया। उसके बाद आपको द्वितीय स्तर पर आवश्यकता होती है वयस्कों के लिए आजीविका और युवाओं के लिए शिक्षा। इसके बिना कोई भी खुश नहीं रह सकता। हो सकता है अभी इस समय आपको पढ़ाई करने में बुरा लगता हो या ऐसा लगता हो कि पढ़ने का मन नहीं है या मम्मी पापा जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं, क्या जरूरत है इस पढ़ाई की। ज्यादा अच्छा होता ना कि हम सुबह से उठते बस खेलते रहते, बढ़िया मोबाइल में ऐसे ऐसे करके गेम खेलने को मिल जाता, लगता होगा। लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि इस शिक्षा को ना ग्रहण करने की कितनी बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। अगर आप सही समय पे सही ढंग से शिक्षित होते हैं तो आपके जीवन की बाकी चीजें अपनी पटरी पर आ जाती है। तो ठीक इसीलिए वयस्कों के लिए आजीविका, आजीविका का मतलब है धन कमाने का कोई ना कोई स्रोत होना जरूरी है। बिना स्रोत के आप धन नहीं कमा सकते। अब ये निर्भर करता है कि आप किस तरह के व्यवसाय का चयन करते हैं, किस तरह की जगह पर रहते हैं, इससे ही निर्भर होगा कि आपकी आय कितनी हो। और युवाओं के लिए शिक्षा जरूरी है, जिससे अपने देश की उन्नति हो सके। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि भारत जैसे विशाल देश में अर्थव्यवस्था कैसे कार्य करती है, मुद्रा वास्तव में क्या है, हमको पैसे की जरूरत क्या है, क्या पैसे के अलावा कोई दूसरा वैलिड मोड हो सकता है ट्रांजैक्शन का। अक्सर आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम पेपर में सुना होगा, डॉलर का नाम सुना होगा। हम नोट में ही क्यों एक दूसरे से काम करते हैं, और हमारी मुद्रा और विदेशी मुद्रा की क्या उपयोगिता है, या आपस में उनकी क्या तुलना है, आयात और निर्यात में किन चीजों की आवश्यकता है, ये सब का सब आएगा कहां पर, मुद्रा के टॉपिक में। साथ ही इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है। अगर आपके हाथ में नोट है तो वो नोट कहीं तो छपा होगा, वो सिक्का कहीं तो बना होगा, उसमें आरबीआई के गवर्नर का ही साइन क्यों होता है, या किसी और व्यक्ति के साइन क्यों नहीं हो सकता, या महात्मा गांधी की ही फोटो क्यों है। ऐसे कई सवाल हैं। धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि संसाधन मुख्य तौर पर प्राकृतिक एवं मानवीय होते हैं। इनको किस तरह से संभाला जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन तो हमको पता है कि जो भी हमको धरती से प्राप्त हो रहा है, लेकिन जो मानव संसाधन है, इस मानव संसाधन की क्या उपयोगिता है, इसे हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो इसको जो पूरा है सामाजिक विज्ञान, मुख्य तौर पर हमें 5 भागों में पढ़ना होगा और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से हमारा चैप्टर 1 शुरू होता है। अब तक हमने पिछले 4 भाग में जो भी पढ़ा या समझा वो सब इसका एक तरह से इंट्रोडक्शन था, इसके बारे में जानकारी थी। ये बताया गया था कि सामाजिक विज्ञान पढ़ते समय आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर को कैसे पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे फर्स्ट चैप्टर से। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।